क्या पाकिस्तान का रफाल क्लेम अभी ऑफिशियली एक्सपोज हो चुका है? क्या बांग्लादेश का J-10C डील भारत के ईस्टर्न सेक्टर में नया प्रेशर क्रिएट करने वाला है? और क्या भारत अभी S-400 सिस्टम्स को रशिया के बिना ही ऑपरेशनल रखने की तैयारी कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट की तरफ से है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है, जिसके बाद डिफेंस सर्कल में पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में रफाल की लॉस को लेकर जो मुद्दे उठाए गए थे उस पर दोबारा डिस्कशन तेज हो गया है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रफाल फ्लीट के लिए एक नई ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को इशू किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव सितंबर 2026 के बाद अगले कुछ महीनों के लिए मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट और टेक्निकल सपोर्ट कंटिन्यूटी को मेंटेन करना होने वाला है। अब इसको लेके एक और सवाल भी उठ जाता है कि जब हमने रफाल डील किया था उसके साथ रफाल के लिए मेंटेनेंस, सपोर्ट और पैकेज वगैरह खरीद लिया था और उसके लिए एडिशनल पेमेंट फ्रांस को दिया गया था, लेकिन अभी इसकी सपोर्ट को लेकर जो एडिशनल टेंडर को इशू किया जा रहा है, इसे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि रफाल डील में फ्रांस को जो मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट के लिए पहले पैसा दिया गया था उसका क्या किया गया है और वो रफाल फ्लीट को कितने साल के लिए कवर करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि उसका रेफरेंस पॉइंट होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो सपोर्ट प्लानिंग अभी दिया जा रहा है इसमें टोटल 36 रफाल एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जा रहा है, यानी ये वही नंबर है जो भारत ने ओरिजिनल डील के अंदर फ्रांस से एक्वायर किया था। अब यहीं पर पिछले साल की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर डिस्कशन फिर से शुरू हो चुका है। अब सबको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मल्टीपल इंडियन फाइटर जेट और खास करके 3 रफाल को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का दावा किया था। ये नैरेटिव सोशल मीडिया और ऑफिशियल स्टेटमेंट में काफ़ी एग्रेसिवली पुश किए गए थे, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स का जो सपोर्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके बाद ये बात साफ हो चुका है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 रफाल के लिए ही मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाने वाला है और इसके लिए RFI को इशू किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का क्लेम सही होता और हमारा 3 रफाल नष्ट हुआ होता तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जा रहा है उसमें 36 नहीं बल्कि 33 रफाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को इशू किया गया होता, लेकिन अभी इसमें 36 रफाल के मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट को इशू किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि आज भी इंडियन एयरफोर्स के पास 36 रफाल मौजूद हैं और पाकिस्तान की तरफ जो क्लेम किया गया था वो पूरी तरीके से बेसलेस क्लेम था या फिर कुछ हद तक हमको डैमेज हुआ था जिसको अभी रिस्टोर किया जा चुका है। अगला अपडेट बांग्लादेश एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर इकोसिस्टम और भारत के ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट की तरफ से है। दोस्तों, साउथ एशिया का एयर पावर बैलेंस अभी धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की तरफ से अभी अपने एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए चाइना के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर जेट डील को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश अभी लगभग 24 J-10C फाइटर जेट को खरीदने के लिए चाइना के साथ बातचीत कर रहा है। अगर कॉस्ट की बात करें तो हर एक एयरक्राफ्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे $40 मिलियन के आसपास पड़ने वाली है, जिसके हिसाब से सिर्फ एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट वैल्यू ही लगभग $1 बिलियन के आसपास हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, मिसाइल पैकेज और लॉजिस्टिक वगैरह इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो बाद में टोटल पैकेज काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। खास बात यह कि इसको अभी सिर्फ एक फाइटर परचेज के तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि बांग्लादेश की ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रीपोजिशन का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश PM के चाइना विजिट के दौरान लगभग 17 बायलैटरल एग्रीमेंट पर डिस्कशन होने की बात सामने आई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी शामिल होने वाले हैं। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो J-10C कोई नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला। इसमें मॉडर्न AESA रडार, एवियोनिक्स और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे बांग्लादेश की एयरफोर्स अपने पुराने F-7 फाइटर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, यहाँ भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपेबिलिटी से ज्यादा जियोग्राफी होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद है और खास करके हमारी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के साथ लगा हुआ है और चाइना का डिफेंस इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट अगर इस रीजन में बढ़ता है तो नेचुरली भारत इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करने वाला है। हालांकि अभी 24 एयरक्राफ्ट किसी रीजनल मिलिट्री बैलेंस को ड्रामेटिकली चेंज नहीं करने वाले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिकेट करता है कि साउथ एशिया में एयर पावर मॉडर्नाइजेशन की रेस अभी और तेज होने वाली है और खास करके भारत के लिए अभी 3 तरफ से खतरा होने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर और ऑटोनोमस कॉम्बैट इकोसिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कंपनी
N3X लैब की तरफ से अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोनोमस एरियल प्लेटफॉर्म को रिवील किया गया जिसका नाम वर्थ बताया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से वर्थ को खास करके लॉन्ग एंड्योरेंस ऑपरेशन, परसिस्टेंट सर्वेलेंस, टैक्टिकल रिकॉनेंस और पेलोड डिलीवरी मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की सबसे इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी इसका नेविगेशन इकोसिस्टम बताया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि मॉडर्न वॉर में जीपीएस जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ज़्यादा चैलेंज बन चुके हैं। अगर एनिमी सैटेलाइट सिग्नल को जैम कर देता है तो ट्रेडिशनल वे भी यहाँ पे फेल हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्थ में एक अलग अप्रोच को अडॉप्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म कन्वेंशनल जीपीएस नेविगेशन के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं करने वाला है, बल्कि विजन बेस्ड टेरेन मैपिंग और ऑनबोर्ड ऑटोनोमस मिशन लॉजिक का इस्तेमाल करने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये ड्रोन अपने नीचे के टेरेन को ऑब्जर्व करके खुद रूट को आइडेंटिफाई करने वाला और मिशन कंटिन्यू करने वाला है। यानी अगर जीपीएस सिग्नल को जैम किया जाता है तो इसके पास बैकअप ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं और इस वजह से जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर और कम्युनिकेशन डिसरप्टेड एनवायरनमेंट के अंदर भी इसको ऑपरेट करना आसान होने वाला है। दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसका लॉन्ग एंड्योरेंस प्रोफाइल होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म एक्सटेंडेड टाइम तक एयर में रहकर बॉर्डर सर्वेलेंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग और बैटलफील्ड ऐसा मिशन परफॉर्म कर सकता है जिससे कमांडर्स को कंटिन्यूस बैटलफील्ड अवेयरनेस मिलने वाला है। इसके अलावा वर्थ को मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ भी डेवलप किया गया, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हम रिकॉनेंस सेंसर, कम्युनिकेशन रिले पेलोड्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग पेलोड या फिर टैक्टिकल डिलीवरी सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस वजह से किसी भी मिशन प्रोफाइल के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के एयर डिफेंस इकोसिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत सिर्फ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि उनको इंडिपेंडेंटली मेंटेन और ऑपरेशनल रखने की कैपेबिलिटी को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए देश के अंदर एक डेडिकेटेड एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहा है। आप सबको याद होगा कि S-400 सिस्टम अभी इंडियन एयरफोर्स का सबसे स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बन चुका है और अभी इसकी एडिशनल 5 स्क्वाड्रन को भी खरीदने का फैसला किया जा चुका है, जो कि कुल मिलाकर 10 स्क्वाड्रन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इतने एडवांस सिस्टम को ऑपरेट करना सिर्फ मिसाइल लॉन्च करने तक लिमिटेड नहीं होने वाला है। इनको समय समय पर रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस की भी जरूरत होता है। S-400 सिस्टम के अंदर लॉन्चर, लॉन्ग रेंज रडार, एंगेजमेंट रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे बहुत सारे कम्प्लेक्स सब सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जिनको मेंटेन करने के लिए OEM लेवल सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से भारत अभी रशिया के अल्माज एंटेक कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक ऑथोराइज्ड एमआरओ इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से इस फैसिलिटी को लगभग 2028 तक ऑपरेशनल बनाने का टारगेट रखा गया है। शुरू में यहाँ पर डायग्नोस्टिक, रिपेयर, स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट और सस्टेनमेंट सपोर्ट को किया जाने वाला है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर रडार, ओवरऑल और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस तक सब कुछ एक्सपेंड करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं होने वाला है, बल्कि ऑपरेशनल सॉवरेनिटी होने वाला है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और सैंक्शंस के बाद दुनिया भर में रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म के स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक चेन पर काफ़ी प्रेशर देखने को मिलता है। इसी वजह से भारत अभी फ्यूचर डिसरप्शन से बचने के लिए लोकल सस्टेनमेंट कैपेबिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इस अपग्रेड के बाद डीप लेवल सर्विसिंग के लिए रशियन टेक्नीशियन पर भी हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होने वाली है और हमारे इंडियन इंजीनियर्स खुद ही इन सिस्टम को मेंटेन करना सीखने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक इकोसिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे बेस्ड कंपनी निब्बल लिमिटेड की तरफ से अभी ये बात क्लेम किया जा रहा है कि उनका इंडिजिनस वायु अस्त्र 1 लॉइटरिंग मुनिशन अभी डायरेक्टली उनके सूर्यास्त्र यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। अगर ये कैपेबिलिटी फुली ऑपरेशनल हो जाता है तो ये इंडियन आर्मी के स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा चेंज को ला सकता है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही राजस्थान के पोखरण में और उत्तराखंड के जोशीमठ सेक्टर में वायु अस्त्र 1 का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, जहां डेजर्ट और हाई अल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में इसका ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शोकेस किया गया था। कैपेबिलिटी की बात करें तो वायु अस्त्र 1 लगभग 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड कर सकता है और इसको खास करके एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि रडार स्टेशन, आर्टिलरी बैटरीज, कमांड पोस्ट और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन असली गेम चेंजर इसका लॉन्चर इंटीग्रेशन होने वाला है।
दोस्तों सूर्यास्त्र भारत का पहला इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसको निब्बे की तरफ से इजराइल की एल्विड सिस्टम के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जा रहा है। ये बेसिकली पॉड बेस्ड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, जहां सेम लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर की रॉकेट और गाइडेड मुनिशन को फायर किया जा सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से सिस्टम 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले अलग अलग तरह की रॉकेट को फायर कर सकता है और इसका एक्यूरेसी भी काफी बेहतरीन पाया गया है। लेकिन अभी जब इस प्लेटफॉर्म से लॉटरिंग मुनिशन को लॉन्च करने की बात सामने आई है, तब इसका पूरा रोल काफी एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल रॉकेट सिर्फ फिक्स ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं, लेकिन लॉटरिंग मुनिशन टारगेट एरिया के ऊपर काफी समय तक होवर करके टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद एग्जैक्ट मोमेंट में स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लॉटरिंग मुनिशन के लिए सेपरेट लॉन्च व्हीकल को खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाले, हम सेम लॉन्चर से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट के हिसाब से हमको बेनिफिशियल पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।